हेलो एवरीवन, वेलकम टू ट्रू आई एस। कंटिन्यू करते हैं हम लोग अपनी डिस्कशन को, जिसमें हम कंबाइंड तरीके से प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट और गवर्नर का चैप्टर जो है कर रहे थे। प्रीवियस लेक्चर में दोस्तों हम लोग प्रेसिडेंट की कुछ पावर्स के बारे में बात कर रहे थे और हमने ये देखा था कि पावर्स की सर्टेन कैटेगरी होती है। हमने शुरुआत करी थी लेजिस्लेटिव पावर से। हमने इसको ये देख लिया था कि प्रेसिडेंट की लेजिस्लेशन के कंटेक्स्ट में कोई भी लॉ रूल्स वगैरह जो बनाने हैं उसके कंटेक्स्ट में क्या पावर है। दूसरी कैटेगराइजेशन हमने देखी थी एग्जीक्यूटिव पावर की, कि राष्ट्रपति के नाम पे ही बहुत सारी चीज़ें जो होती है वो यूनियन गवर्नमेंट की, यानी कि पीएम और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की, वो इन्हीं के नाम में एग्जीक्यूट होती है। मतलब नाम जो बेस होता है किसी भी सरकारी एग्रीमेंट का, दस्तावेज का, फॉरेन कंट्रीज़ में जाकर किसी भी डिग्नेटरी के साथ कोई भी चीज़ साइन कर कर आते हैं। जैसे अगर हमारे प्रधानमंत्री या सरकार जो होता है, जो सरकार जो होती है, वो कोई भी डिसीजन जो ले रही है वो राष्ट्रपति जी के नाम पे ही लिया जाता है। अब बात करते हैं तीसरी कैटेगरी की, जुडिशल पावर्स की। हाँ, जुडिशल पावर्स। अब जुडिशल पावर्स का मतलब क्या है? यहाँ पर प्रेसिडेंट की जो पावर है कुछ ना कुछ करके कोर्ट के साथ रिलेट होगी ना, या फिर प्रेसिडेंट भी कुछ ना कुछ जुडिशल फंक्शन परफॉर्म करते होंगे, है ना। देखते हैं जो जुडिशल पावर्स और फंक्शंस है प्रेसिडेंट की वो क्या है। ये अपॉइंट करते हैं चीफ जस्टिस एंड जजेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट्स एंड हाई कोर्ट्स। प्रेसिडेंट ही अपॉइंट करते हैं, लेकिन प्रेसिडेंट को सुझाव कौन देता है, वो लिस्ट कौन देता है जैद कि इस पर्टिकुलर पर्सन को चीफ जस्टिस अपॉइंट कर दो। नहीं, मतलब प्रेसिडेंट को लिस्ट कौन देता है कि तुम इस पर्टिकुलर पर्सन को हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस या जज जो है अब नियुक्त कर दो, सुप्रीम कोर्ट का सीजीआई नियुक्त कर दो, या फिर हालांकि सीजीआई में भी क्राइटेरिया होता है कि जो सीनियर मोस्ट होगा वो ऑटोमेटिकली बन जाएगा, लेकिन किसको हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट तक लेकर आना है, अपॉइंट किसको करना है, ये लिस्ट कौन देता है? राष्ट्रपति को। यस, पीएम एंड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। बैक में क्योंकि बैक ऑफ द गेम सारी चीज़ें उन्हीं के हाथ में होती हैं, ठीक है। तभी तो आप देखो ना सौगंधा, अखबारों के अंदर यही तो आता है शायद हमेशा कि जो सरकार है उसी की तो निंदा होती है कि वो जुडिशल बैकलॉग को क्लियर नहीं कर रहे, देश में करोड़ों केसेस पेंडिंग है। लगभग एक लिस्ट आती है, अक्सर एक आंकड़े आते हैं। आपने देखा होगा जैद, बहुत सारे करंट अफेयर पर या कहीं पर भी लिखा रहता है लगभग 3 करोड़ केसेस पेंडिंग है। लगभग मतलब 2 पॉइंट समथिंग 97 करोड़ जो केसेस हैं वो पेंडिंग चल रहे हैं हमारे देश के अंदर। तो और जुडिशल वैकेंसी भी है, सारे के सारे हाई कोर्ट के जो जजेस हैं या फिर जो सुप्रीम कोर्ट के अंदर या हाई कोर्ट्स के अंदर जो भी वैकेंसी है, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, लोअर कोर्ट के अंदर जो वैकेंसी है वो सरकार पूरी नहीं करती है। तो एक्चुअली अब बात सरकार के ऊपर क्यों आ रही है? हम लोग डायरेक्ट तरीके से प्रेसिडेंट को क्यों नहीं कोसने लग जाते? क्योंकि ये जो लिस्ट की कंपाइलेशन है, ऐसा नहीं है श्रेया, सौगंधा जैद के याद है राष्ट्रपति भवन का कमरा और वो बेड जैद के, उसमें बैठ के राष्ट्रपति जी बगल में कॉफ़ी रखकर वो लिस्ट को कंपाइल करेंगे, जाकर देखेंगे किस पर्सन का कैसा करियर रहा है जुडिशरी में, आज जाके कल जाके मैं इसको नियुक्त कर दूंगा हाई कोर्ट का जज, या फिर चीफ जस्टिस ऑफ द हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट के अंदर नंबर बढ़ा दूंगा। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट और सिविल कोर्ट के अंदर, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट सिविल कोर्ट का तो हालांकि इनका लेना देना नहीं होता, वो गवर्नर देख लेता है। लेकिन यहाँ पर ऐसा कुछ होता है क्या कि मतलब ये खुद बैठ के अपनी लिस्ट बनाए और अपनी मर्जी से एक पर्टिकुलर पर्सन को, श्रीवास्तव जी को यहाँ भेजना है, शर्मा जी को यहाँ भेजना है, अंसारी जी को यहाँ भेजना है, ऐसा खुद कर सकते हैं क्या? बिल्कुल नहीं, ठीक है। अपॉइंट कर देते हैं। जो लिस्ट होती है वो कौन प्रेजेंट करता है इनको, कि हाँ जी जजिस को यहाँ भेजना है वहाँ भेजना है, तो उस लिस्ट को जो इनको जो पेश करता है वो करते हैं पीएम प्लस सीओएम, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, ठीक है। उसके बाद ये एडवाइस ले सकते हैं सुप्रीम कोर्ट से, ये एडवाइस ले सकते हैं सुप्रीम कोर्ट से ऑन एनी क्वेश्चन ऑफ द लॉ और फैक्ट। अब मेरी बात ध्यान से सुनना, यहां पर ना ये चीज इनकम्प्लीट है। 11th क्लास की जो एनसीईआरटी है ना श्रेया, जिसका मैं अक्सर जिक्र करते रहता हूँ, आवर कॉन्स्टिट्यूशन एट वर्क,
वहां पर ये चीज़ कंप्लीट तरीके से दे रखी होती है। बिल्कुल ध्यान से सुनना, ये एक इनकम्प्लीट लाइन है यहाँ पर लक्ष्मीकांत के अंदर। अभी बताता हूँ। देखो क्या होता है जैद, कभी कभार ना जो प्रेसिडेंट होते हैं ना, वो थोड़ी सी ऐसी परिस्थिति के अंदर फंस जाते हैं, जैसे मतलब मान लो किसी बिल को साइन करना है या कुछ करना है। मैंने आपको एक चीज़ बताई थी, कोई भी पर्सन हो, जैसे मैंने प्रणब मुखर्जी के बारे में आपको एक चीज़ बताई थी कि वो कांग्रेस से लीडर थे, लेकिन राष्ट्रपति बनने के बाद उस पद पर आने के बाद अपने पद का मर्यादा का बहुत अच्छे से उन्होंने ख्याल रखा है ना। भले ही जो प्राइम मिनिस्टर थे श्री नरेंद्र मोदी, वो उनके कार्यकाल के टाइम पर ऑब्वियसली बातें बीजेपी से हैं, लेकिन उन्होंने बिल्कुल ही अपने पोस्ट को प्रेसिडेंट के तौर पर देखा, ना कि ऐसे देखा कि सामने वाला बीजेपी का है और मैं कांग्रेस ही रह चुका हूं। बिल्कुल ऐसा नहीं करा उन्होंने। राष्ट्रपति को अपने जो पद है उसका मान मर्यादा का ख्याल रखना चाहिए, और अपना पूरा का पूरा जो पास्ट है, मैं कौन सी पार्टी से बिलोंग करता था, मेरी क्या आइडियोलॉजी है, ये सब कुछ भूल जाना चाहिए, क्योंकि अब वो फर्स्ट सिटीजन ऑफ इंडिया है। तो वो हर आइडियोलॉजी का है, ठीक है, सारे रंग रूप के लोग, सारे रीजन के लोग सब उसके हैं। तो उसके डिसीजन, उसका किसी बिल पे साइन करना और कानूनी रूप से वो कानून बन जाना और फिर उसका इम्प्लीमेंट होना, प्रेसिडेंट को इन सब बातों का बहुत ज़्यादा ख्याल रहता है, ठीक है। अब कभी कभार प्रेसिडेंट ऐसी परिस्थितियों में फंस जाता है, उसके सामने चुनौती आती है कि जब कोई भी जो चीज़ कानूनी रूप से या किसी फैक्ट से जुड़ी हुई है और प्रेसिडेंट को उस कानूनी शब्द की, उस अंग्रेजी अनुवाद की इंटरप्रिटेशन समझ में नहीं आ रही है, वो नहीं समझ पा रहा है उस चीज़ को, प्रेसिडेंट को जब भी अपनी डिक्शनरी मीनिंग कॉन्स्टिट्यूशन के कंटेक्स्ट में क्लियर करनी होती है, आई रिपीट, प्रेसिडेंट को जब भी अपनी डिक्शनरी के कुछ टर्म्स क्लियर करने होते हैं संविधान से रिलेटेड या संवैधानिक फ्रेजेस से रिलेटेड, किसी चीज़ से रिलेटेड, लॉ से रिलेटेड, कोई बिल की कोई लैंग्वेज है उससे रिलेटेड, तो प्रेसिडेंट को भी तो हेल्प की ज़रूरत पड़ती होगी। लाइफ में ऐसा कौन होता है श्रेया, ज़िंदगी में इस पृथ्वी पर के जो ये कहे कि नहीं मुझे किसी की ज़रूरत नहीं है, मैं सारे काम खुद से निपटा लूँगा। ये चीज़ ये शो करता है कि प्रेसिडेंट को भी ज़रूरत पड़ती है ऐसी इंटरप्रिटेशन के टर्म्स में। प्रेसिडेंट चाहता है कि ये क्या लिखा हुआ है, क्या संवैधानिक लैंग्वेज है क्या नहीं है। फॉर एग्जांपल हो सकता है कि, एक एग्जांपल बता रहा हूँ, मतलब इसको अब दिल से मत लगा लेना, कि एक कोई राष्ट्रपति है, वो अभी तक एक नॉर्मल ले पर्सन थे, अब वो राष्ट्रपति बन गए, उनको नहीं समझ में आ रहा कि भाई ये जो बिल है इसके अंदर सरकार ने ऐसी ऐसी चीज़ें डाल रखी हैं और सरकार ने ये बोल रखा है कि अगर किसी अधिकारी जो है वो किसी पोस्ट पर बैठा है, अगर उसने इसका दुरुपयोग करा इस कंटेक्स्ट के अंदर, तो उसकी पोस्ट को नल एंड वॉइड डिक्लेयर कर दिया जाएगा। अब राष्ट्रपति सोचे नल एंड वॉइड तो सुप्रीम कोर्ट डिक्लेयर करता है, यार ये सरकार ने बिल के अंदर ये लैंग्वेज के अंदर क्यों लिख दिया। अब जो राष्ट्रपति जो है वो बिस में फंस गए इस इंटरप्रिटेशन में, उनको समझ में नहीं आ रहा कि सरकार ने बिल के अंदर क्या लिख दिया यार मैं। अब राष्ट्रपति हिचकिचा रहे हैं श्रेया साइन करने से, कलम चलाने से उसके ऊपर कि वो बिल जो है वो एक्ट बन जाए। इससे पहले मैं जान लूँ एक बारी कि इसका मीनिंग क्या है। राष्ट्रपति जाते हैं सुप्रीम कोर्ट के पास, ऐसा नहीं है कि कुछ चल कर जाते हैं, वो जाते हैं बेसिकली लेटर फॉरवर्ड करना, व्हाट्सएप फॉरवर्ड करना, जो भी इनकी प्रक्रिया होती है, ठीक है, हमें उससे लेना देना नहीं है। वो बेसिकली एडवाइस ही करते हैं सुप्रीम कोर्ट से। मज़ेदार बात ये है, मैं आपको ये इनकम्प्लीट क्यों बता रहा था, यहाँ पर लिखा हुआ है ना, जो एडवाइस सुप्रीम कोर्ट इनको देगा इट इज़ नॉट बाइंडिंग ऑन द प्रेसिडेंट। इसको गोली मारो, पूरी बात समझो, ये लाइन इनकम्प्लीट है, पूरी कंप्लीट लाइन बताता हूँ। इन्होंने सुप्रीम कोर्ट से किसी एक लॉ या फैक्ट या कॉन्स्टिट्यूशन के मुद्दे पर एडवाइस मांगी, ही वॉन्ट्स टू गेट क्लैरिटी ऑन सम टॉपिक, सुप्रीम कोर्ट इज नॉट बाउंड टू गिव द एडवाइस। सुप्रीम कोर्ट इनको एडवाइस दे ही देगा, सुप्रीम कोर्ट बाउंड नहीं है इस चीज के लिए, ठीक है। मजेदार बात ये क्या है, सुप्रीम कोर्ट ने एडवाइस दे दी, प्रेसिडेंट भी बाध्य नहीं है उस एडवाइस को एक्सेप्ट करने के लिए। क्यों यार, एडवाइस वर्ड तो एडवाइस ही होता है ना, कभी भी एडवाइस चीज़ बाइंडिंग थोड़ी ना होती है। आपको सुझाव इतने सारे लोग देते हैं, ऐसा कर ले वैसा कर ले, करियर ऑप्शन ये बना ले, ये होता है वो होता है, लेकिन आप एडवाइस सबकी ले लेते हो, लेकिन वही वाली बात है, करते तो अपने मन की हो ना। किसी की एडवाइस कोई बाइंडिंग थोड़ी ना हो जाती है आपके ऊपर, ठीक है। तो सुप्रीम कोर्ट इज ऑल्सो नॉट बाउंड टू गिव एडवाइस टू द प्रेसिडेंट, ठीक है।
मान लो कि चले आपने किसी से पूछा यार मेरी हेल्प कर दो, है ना, व्हाट्सएप बोल रहा मैं तो नहीं कर रहा। अब उसने आपकी हेल्प कर दी, आपने उसने आपको पूरे के पूरी चीज़ें बता दी, वो कर दी, और आप कह रहे हो ठीक है मैंने तेरी सुन ली, मैं तो नहीं मान रही। ठीक है, ये वही वाली चीज़ है यहाँ पर। इट इज़ नॉट बाइंडिंग ऑन द प्रेसिडेंट एंड सुप्रीम कोर्ट इज़ ऑल्सो नॉट बाउंड टू गिव एडवाइस। ठीक है, अब आपको ये लगा होगा ये फिर बगलोली क्यों डाल रखी है कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर। बिकॉज थोड़ी सी जिसको भी अनक्लैरिटी थी वो क्लैरिटी लेने के लिए परिस्थितियों के हिसाब से दोनों की दोनों पार्टीज खुद देख लेंगी। राष्ट्रपति जी फंसे हुए थे किसी असमंजस के अंदर, उनको एडवाइस चाहिए बेसिकली, उनको थोड़ी सी बातें अनक्लियर है। अब अगर सुप्रीम कोर्ट ने उनको बता दिया, किसी एक टॉपिक के ऊपर एडवाइस दे दी, राष्ट्रपति अपनी परिस्थितियों के हिसाब से देख लेंगे इस चीज़ को लागू करना है कि नहीं करना है, इम्प्लीमेंट करना है कि नहीं, इम्प्लीमेंट इन द सेंस कि मतलब ऑब्वियसली बात है कि जब साइन करेंगे जब वो, तो वो चीज़ एक्ट बन जाएगी, तो वो खुद देख लेंगे। ठीक है, अब यहाँ पर इससे जुड़ा एक चीज़ और बताता हूँ, इसलिए मैंने आपको ये ऑर्डर में करवाया था, लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव और जुडिशियल पावर। वो याद है मैंने आपको एक चीज़ बताई थी, कहाँ गया ये, एग्जीक्यूटिव पावर के अंदर मैंने आपको चीज़ बताई थी श्रेया, ये याद है कि ही कैन मेक रूल्स, यहाँ पर भी एक रूल्स वाली बात थी। ठीक है, और अपने हिसाब से वो कि हाउस का बिजनेस कैसा चलेगा, यूनियन गवर्नमेंट को कैसे काम करना है क्या नहीं काम करना है। ठीक है, अब अगर यहाँ पर भी अगर कोई क्वेश्चन आ पड़ता है उनके मन के अंदर कि क्या मैं ये जो मैं रूल्स बनाने जा रहा हूँ या जा रही हूँ, तो क्या ये चीज़ सही है। ऐसा तो नहीं होगा कि मैं ये रूल्स को बनाकर कुछ ऐसे ही कर दूं कि मुझसे ही पता चला कॉन्स्टिट्यूशन की बाउंड्री जो है वो क्रॉस हो जाए। तो फॉर एग्जांपल जस्ट इमेजिन अ सिनेरियो, प्रेसिडेंट डरे हुए कि वो कोई रूल बना रहे हैं यूनियन गवर्नमेंट के दायित्व के लिए, उनके मिनिस्टर्स को क्या काम करना है, उनको डर, और वो उनको डर लग रहा है कि ऐसा ना हो कि उनका कोई जो रूल है वो संविधान की मर्यादाओं को भंग कर दे और बाद में इसे अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर कर दिया जाए। मेरी पोस्ट की निंदा होगी भरे समाज के अंदर, भरे देश के अंदर, समाज तो छोड़ ही दो। ठीक है, अब प्रेसिडेंट पूछ रहे हैं इस केस में, पॉइंट बी को कनेक्ट करते हुए बता रहा हूं मैं ये वाली चीज रहा, प्रेसिडेंट कोर्ट से पूछ रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट से कि बता दो ज़रा अगर मैं ऐसा ऐसा करूंगा तो क्या मैं आप इसे अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर कर दोगे क्या। एंड सुप्रीम कोर्ट जैसे कोई घमंडी व्यक्ति नहीं होता, जैसे मतलब मान लो कि कोई ये रिप्लाई दे श्रेया के जैद कि नहीं नहीं पहले बेटा तुम ये काम कर दो उसके बाद मैं हम देख लेंगे, यानी कि सुप्रीम कोर्ट इज नॉट बाउंड टू गिव द एडवाइस। और सुप्रीम कोर्ट ने अगर ये एडवाइस दे दी कि हाँ ऐसा ऐसा हो सकता है, उसके बावजूद भी हो सकता है कि प्रेसिडेंट वो वाला काम करते हैं कि हाँ चलो देखी जाएगी जो होता है इसने, उसके बोलने से क्या होता है, ये चीज़ है। ठीक है, उसके बाद जो प्रेसिडेंट है वो पार्डन, रिप्रीफ, रेस्पाइट एंड रेमिशन किसी भी व्यक्ति को पनिशमेंट के लिए दे सकते हैं, या फिर वो सस्पेंड कर सकते हैं, रेमिट कर सकते हैं या कम्यूट कर सकते हैं किसी भी पर्सन का ऑफेंस जो कि किस नेचर का हो। सारे के सारे केसेस के अंदर जहां पर भी where the punishment or the sentence is as per the provision of the martial law। मार्शल लॉ वाली बात याद होगी आपको, कौन सा लॉ होता है बताओ जैद, मिलिट्री वाला। यानी कि इसका मतलब क्या है, मिलिट्री कोर्ट ने किसी को, मिलिट्री के खुद के कोर्ट होते हैं श्रेया सौगंधा, अगर आपको ये वाली बात पता हो तो, मिलिट्री ने किसी एक आर्म्ड ऑफिसर को, आर्म फोर्सेस के ऑफिसर को कोई सज़ा दी, कोई सेंटेंस सुनाया, उस पर्सन ने अपील करी प्रेसिडेंट के पास, तो प्रेसिडेंट चाहें तो उसकी सज़ा को कम करना, उसको पूरी तरीके से बाइज्जत बरी करना, यानी कि उस के खिलाफ जो भी चार्जेस लगे थे उसको हटाना, या फिर अगर उसे सर्विस से निकाल दिया गया है तो दोबारा उसको रिस्टोर करना। ये सारी चीज़ें प्रेसिडेंट कर सकते हैं।
मैंने जानबूझकर अभी आपको इसका मतलब नहीं बताया, आपके दिमाग में आ रहा होगा कि सर एक बारी के लिए पार्डन, रिप्रीव, रेस्पिटिव को समझा दो। अभी इसके बारे में एक डेडिकेटेड पूरी हमारी डिस्कशन आएगी, एक एक पैराग्राफ के अंदर इसकी डेफिनेशन होंगी, वहाँ पर आपको एग्जांपल्स के साथ ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। कुल मिलाकर अभी क्या है कि मैं इन शब्दों को वाइंड अप करते हुए बस आपको एक ही चीज़ बोल सकता हूँ। कुल मिलाकर ये सारे शब्दों का मतलब ये है, सज़ा को या तो कम करना, सज़ा को पूरी तरीके से जड़ से उखाड़ कर फेंकना, इतनी पावर देश में राष्ट्रपति के पास होती है। ठीक है। उसके बाद उन सारे केसेस में भी राष्ट्रपति जो हैं वो सज़ा के दायरे को कम कर सकते हैं और पूरी तरीके से बाइज्जत बरी कर सकते हैं पर्सन को। इन ऑल केसेस वेयर द पनिशमेंट और सेंटेंस फॉर एन ऑफेंस इज अगेंस्ट अ यूनियन लॉ। ठीक है। अगर किसी भी पर्सन ने किसी यूनियन लॉ को तोड़ा है और किसी पर्सन को पनिशमेंट या सेंटेंस कोई जेल सेंटेंस मिला है, तो प्रेसिडेंट उसको पूरी तरीके से खारिज करवा सकते हैं उस पर्सन के लिए, या फिर उसका कम कर सकते हैं ड्यूरेशन। किसी पर्सन को किसी एक यूनियन लॉ तोड़ने के लिए 8 महीने की सज़ा हो गई, प्रेसिडेंट चाहें तो उसे पूरी की पूरी तरीके से हटा सकते हैं कि नहीं होएगी, नहीं पर्सन को जेल ही नहीं होगी किसी कितने भी महीने की, या फिर वो 8 महीने के टाइम को रिड्यूस कर कर उसको 5 महीने, 3 महीना, 8 दिन, 8 घंटे कुछ भी करवा सकते हैं। ठीक है। और डेथ सेंटेंस, इसमें भी पर्सन को राहत दिलवा सकते हैं। हमारे देश में जैसे क्या है, किसी पर्सन ने मान लो मर्डर करा, उसका केस गया सिविल कोर्ट या डिस्ट्रिक्ट कोर्ट। ठीक है। इसने बरकरार रखा कि हाँ फांसी की सज़ा होनी चाहिए। पर्सन ने अपील करी हाई कोर्ट, हाई कोर्ट ने भी बोला बिल्कुल सही, सिविल और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने सही बोला है, फांसी की सज़ा बरकरार रखी हाई कोर्ट ने भी। पर्सन गया सुप्रीम कोर्ट के पास, सुप्रीम कोर्ट ने बोला हम हाई कोर्ट के डिसीजन से बिल्कुल उसको एग्री करते हैं एंड सज़ाए मौत जो है तुम्हारी, जो फांसी की सज़ा है वो बरकरार है। अब पर्सन के पास लास्ट जो अपील करने का जो ऑप्शन होता है लास्ट, वो होता है राष्ट्रपति। और हमारे देश में राष्ट्रपति ही ऐसी अथॉरिटी है जो कि मौत की सज़ा को, आपको फांसी की सज़ा को टलवा तो नहीं कहेंगे, ये तो नहीं कहेंगे कि हाँ टाल दिया कि बाद में हो जाएगी, पूरी तरीके से आपको उससे बचा सकते हैं। ठीक है। जैसे निर्भया केस के जो दोषी थे वो सुप्रीम कोर्ट तक बार बार अपील कर रहे थे, उनके वकील ने जब उनको बताया कि राष्ट्रपति तक ये वाली बात पहुंचाई जा सकती है, राष्ट्रपति के पास पावर होती है कि सुप्रीम कोर्ट ने भी अगर डेथ सेंटेंस को आपके मेंटेन रख रखा है कि आपको फांसी की सज़ा होकर रहेगी, इसके बाद अपील करने का ऑप्शन हमारे देश में सिर्फ एक ही कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी के पास बचता है जो कि तुम्हें इससे राहत दिलवा सकता है, तुम्हारी फांसी की सज़ा को पूरी तरीके से हटा सकता है। हो सकता है वो तुम्हें जेल टर्म दे दे या कुछ भी दे दे, लेकिन फांसी से बचा लेगा, वो है प्रेसिडेंट। एंड जनरली क्या होता है मैं आपको बताता हूँ, 99% केसेस के अंदर अभी तक आप जितने मर्जी बार अगर आप इसको देख लो, अगर आप इसका इतिहास देख लो, 99% केसेस के अंदर, क्योंकि जब निर्भया के दोषियों ने, निर्भया रेप केस के दोषियों ने जब अपील करी थी प्रेसिडेंट को, तो द हिंदू और इंडियन एक्सप्रेस के अंदर कुछ आंकड़े आए थे, मुझे आज भी याद है वो एडिटोरियल और वो आर्टिकल पूरे के पूरे। उसके अंदर एक हिस्ट्री आई थी कि आज तक कौन कौन से राष्ट्रपति ने जो फांसी की सज़ा है उसको या तो बरकरार रखा, या तो सुप्रीम कोर्ट ने जिस चीज़ को बरकरार रखा था उन्होंने माफ़ कर दिया। 99% केसेस के अंदर जो प्रेसिडेंट है वो माफ़ नहीं करते हैं। वो इसलिए क्योंकि प्रेसिडेंट ये जानते हैं श्रेया कि जो काम जुडिशरी इतनी स्टेप बाय स्टेप करते हुए आ रहा है, पागल थोड़ी ना, सिविल कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट जो उसकी फांसी की सज़ा को बरकरार रखे हुए हैं, उनको भी इंसानी जीवन की कदर है, लेकिन इसका जो जुर्म होगा वो ज़्यादा ही संगीन होगा, ज़्यादा ही सीरियस होगा, जो उसने ऑफेंस जो करा होगा, कमिट करा होगा। तो जस्ट बिकॉज आई हैव द अथॉरिटी कि मैं उसको इस चीज़ से राहत दिलवा सकूं, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने अगर कोई स्टैंड लिया है, कोई स्टैंस लिया है, तो आई शुड रिस्पेक्ट दैट। ठीक है। तो प्रेसिडेंट यहाँ पर जनरली ऐसा 99% केसेस के अंदर राष्ट्रपति ने, जो सुप्रीम कोर्ट ने अगर किसी की फांसी की सज़ा बरकरार रखी है,
तो राष्ट्रपति ने भी यही बोला कि नहीं, मैं नहीं माफ़ कर सकता, मैं डेथ सेंटेंस से नहीं बचा सकता, तुम्हें अल्लाह को, भगवान को प्यारा होना पड़ेगा। पहले तो सोच के देखो जैद है, जैसे किसी ने राष्ट्रपति जी को अपील करी कि ये आखिरी अपील है, लगता है ना कि आखिरी दरवाज़ा जो हमारी लाइफ में श्रेय उम्मीद का होता है कि यहाँ से तो चलो इंसाफ मिलेगा, यहाँ से तो राहत मिलेगी। अगर ये भी मेंटेन करके रख रहे हैं कि फांसी की सज़ा होनी ही होनी है, ठीक है, सबसे पहले तो जैद पर्सन गाली देता होगा ठीक है, प्रेसिडेंट को गालियाँ पड़ती होंगी पहले तो भर भर के, और रूह कांप जाती होगी पर्सन की कि यार आखिरी दरवाज़ा था उम्मीद का, इसने भी कुछ नहीं करा। हाँ दोस्तों, हमारे देश में क्या होता है कि जब भी जो सुप्रीम कोर्ट होता है या जो राष्ट्रपति होते हैं, जब वो डेथ सेंटेंस को बरकरार रख रहे होते हैं, तो आपको पता होगा जो ये जो पेन की जो टिप होती है उसको तोड़ दिया जाता है। ये कुछ कन्वेंशन है, मतलब बेसिकली एक तो पेन की टिप को जो है वो तोड़ दिया जाता है, पता है ये वाली बात आपको, जिससे भी वो डेथ सेंटेंस किसी पर्सन को वो लिखा जाता है। दूसरी बात ये है, जब किसी पर्सन को ये डेथ सेंटेंस दिया जा रहा है तो हमारे देश में कैसे दिया जाता है, उसके ऊपर एसिड डाल दिया जाता है, उसको जिंदा जला दिया जाता है, उसका सती प्रथा कर दिया जाता है, उसको टंगा दिया जाता है। क्या होता है उसके साथ? कहाँ टंगा दिया? पंखे पे? प्रॉपर एक जगह क्या कह रहे हो, कहाँ पर? हाँ एक जगह होती है बेसिकली, वहाँ पर जाके, ठीक है। एंड जो पर्सन जैसे उस जो एक बार होता है उसको जो खींचता है, उसको जो पुल करता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? जल्लाद, ठीक है जल्लाद। अब एक और बात मैं बताता हूँ, जैसे जल्लाद ने, ये पर्सन है इस बार पे टंगा हुआ है, बाई गॉड श्रेया सुबह सुबह क्या क्या समझाना पड़ रहा है ठीक है ये पर्सन है टंगा हुआ है, ठीक है, जल्लाद ने बार खींचा एंड ये पर्सन लटक रहा है, ठीक है। अब क्या है, मान लो किसी भी वजह से ये डंडा टूट गया, या ये जहां टंगा हुआ था वो टूट गया और ये नीचे आ गया, गिर गया मतलब है, ठीक है, और जिंदा है पर्सन। अब इस केस में क्या होगा, जो डेथ सेंटेंस है या जो भी है, अब वो टल जाएगा पर्सन का। पागल हो गए हो? ये बोल भी मत देना इंटरव्यू रूम में सती प्रथा करने को बोल देगा वो, तुम्हें पता है? कहते हैं मैडम, इसके लिए कहेंगे श्रेया आ जाओ बाहर, आपके लिए जो हर का तैयारी कर रखी है हमने, आ जाओ बली वली ये शब्द यूज़ मत करना, ज़्यादा सेंटी मत हो उसके अंदर। मैं एक तरीका समझा रहा हूँ, भूलो मत, लक्ष्मीकांत की बुक है, हिस्ट्री की बुक नहीं है, देख रहे हो शायद कहीं बली तो यहाँ पर जो पर्सन है वो, अगर ये डंडा टूट गया और वो नहीं मरा तो वो हो जाता है आज के टाइम में, क्योंकि लेकिन ये चीज़ें बहुत ज़्यादा वैसी बनाई गई हैं, ये जो इंफ्रास्ट्रक्चर कह लो आप इसको, काफ़ी ज़्यादा ठोस बनाया गया था, इतना आसान नहीं होता। पूरा डेथ नहीं हुआ तो क्या करते हैं? अच्छा, इंजेक्शन पुश करते हैं? नहीं, ये नहीं पता मुझे, हमारी कंट्री में होता है क्या? हाँ। हम्म। अच्छा, इसके लिए एक अच्छी चीज़ ये होनी चाहिए कि पर्सन का ना वजन अच्छा होना चाहिए वैसे, है ना जैद? ना चाहते हुए डंडा टूट जाए लेकिन अब ऐसा होता नहीं है, मतलब ठीक है, छोड़ो बस, ठीक है भाई, डेथ सेंटेंस इतना काफ़ी है भाई, मौत को भी तुम लोग मजे लेके लेके पढ़ रहे हो, ठीक है। सामने वाला सोच रहे हो वो कितना वो होगा नर्वस, तुम लोग सुबह 5 बजे तुम्हें श्रेया हंसी मजाक सूझ रहा है तुम्हें ठीक है। अब बात करते हैं फाइनेंशियल पावर की। ये हो जाएगी फोर्थ कैटेगरी ऑफ पावर हमारी। मैंने इसलिए एक ऑर्डर में डिस्कस करवाया था ऐसे, लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव, जुडिशियल। अब बात करते हैं फाइनेंशियल की। जो फाइनेंशियल पावर्स एंड फंक्शंस हैं राष्ट्रपति के, वो क्या है? मनी बिल्स जो है पार्लियामेंट में इंट्रोड्यूस हो सकते हैं। अब पार्लियामेंट भी नहीं बोलना चाहिए इनको, क्या बोलना चाहिए? लोकसभा, है ना। मनी बिल क्या राज्यसभा के अंदर इंट्रोड्यूस होते हैं क्या कभी भी?
नहीं, मनी विल कैन ओनली बी इंट्रोड्यूस इन द पार्लियामेंट विद द रिकमेंडेशन, प्रायर रिकमेंडेशन ऑफ राष्ट्रपति। ठीक है, राष्ट्रपति प्रेसिडेंट ही वो पर्सन होते हैं जो कि पार्लियामेंट के दोनों हाउसेस के सामने एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट को ले डाउन करवाते हैं, बजट को, यूनियन बजट को प्रेजेंट करवाते हैं, रखवाते हैं। ठीक है, एक एक कॉपी सारे एमपीज के हाथ में होती है दोनों हाउसेस में। उसके बाद नो डिमांड फॉर ग्रांट कैन बी मेड एक्सेप्ट ऑन हिज रिकमेंडेशन। ये डिमांड फॉर ग्रांट किसके लिए होती है और कौन करता है डिमांड फॉर ग्रांट? गवर्नमेंट करती है देश के खर्चों को चलाने के लिए। और ये डिमांड फॉर ग्रांट कब कब करी जाती है? अलग अलग मिनिस्ट्रीज के द्वारा करी जाती है। आप बोलो, वैसे तो एक इनका क्राइटेरिया होता है, एक अपर कैप होती है, लेकिन हर साल करी जाती है वैसे, क्योंकि बजट हर साल आता है ना। उसके बाद ही कैन मेक एडवांसेस आउट ऑफ द कंटिजेंसी फंड ऑफ इंडिया, ताकि एकदम से अगर इमरजेंसी के टाइम में कोई एक एक्सपेंडिचर को अगर मीट करना पड़े तो ये वो पर्सन है जो कि यहाँ से पैसा बाहर निकाल के दे सकते हैं। अभी तक हम लोगों की जो नॉलेज है पार्लियामेंट वाले चैप्टर से वो यही कहती है ना कि सरकार बेसिकली निकालती है, वो करती है, राष्ट्रपति जी निकाल कर देते हैं उनको। ठीक है, कि जो इमरजेंसी फंड है, ये कितने करोड़ का होता है कंटिजेंसी फंड? करेंटली 500 करोड़। हाँ हाँ, वो तो बाद में, देखो पार्लियामेंट को तो बताना ही पड़ता है बाद में। ठीक है, लेकिन ये बेसिकली ये है कि ये फटाफट से परमिशन दिलवा सकते हैं, दे सकते हैं, क्योंकि ये इनकी फाइनेंशियल पावर है। बस बेसिकली क्या है कि अब इसको क्या बोलूँ मैं, थ्योरेटिकली ये एक प्रक्रिया है, बस यहाँ से होकर गुजरना पड़ेगा। हम भी जानते हैं इसमें ये जो चीज़ें सारी हर नीति यहाँ लिख रखी हैं, ये सब कहने वाली बातें हैं, सुनने के लिए अच्छी लगती है। सारी पावर ना पीएम और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के पास ही होती हैं। ये तो कठपुतली होते हैं, इनको तो बस बोल दिया जाता है तुम्हें ऐसे ऐसे करना है, बस दिखाने के लिए, रूल ऑफ लॉ बेसिकली। ठीक है, उसके बाद ही और शी कॉन्स्टिट्यूट्स अ फाइनेंस कमीशन। ये बात इंपॉर्टेंट है, इससे यूपीएससी में लगभग श्रेया 3 से 4 बार मेंस का क्वेश्चन आ चुका है। मतलब फाइनेंस कमीशन का टॉपिक की बात कर रहा हूँ मैं, ये वाली बात नहीं कर रहा, इनकी ये वाली पावर। फाइनेंस कमीशन एक बहुत इंपॉर्टेंट बॉडी होती है। ये फाइनेंस कमीशन को कॉन्स्टिट्यूट करते हैं, प्रेसिडेंट ही वो पर्सन होते हैं। बहुत सारे लोगों को नहीं पता रहती ये वाली बात है, फाइनेंस कमीशन का गठन कौन करता है? राष्ट्रपति करते हैं, हर 5 साल में करते हैं। ये रिकमेंड करने के लिए कि जो रेवेन्यूज आए हैं ना सेंट्रल गवर्नमेंट के पास, वो किस प्रकार से डिस्ट्रीब्यूट होने चाहिए बिटवीन सेंटर एंड द स्टेट। ठीक है, याद करो मैंने आपको एक बात बताई थी बजट वाले चैप्टर के अंदर, जब हम इकोनॉमिक्स से नितिन सिंघानिया से कर रहे थे, और टैक्स वाले चैप्टर के अंदर भी, कि सरकार के पास जो भी टैक्सेशन वाला जो रेवेन्यू आता है, यूनियन गवर्नमेंट के पास जो आता है, वो उसको राज्य के साथ बांटते हैं। और अब उनके पास रेवेन्यू ज़्यादा आने लगा, लेकिन दो चीज़ों को वो नहीं बांटते। याद है सेस एंड सरचार्ज के बारे में मैंने आपको बताया था, है ना? तो इससे बोला जाता है कि ये जो, और मैंने आपको वहीं पर ये क्लियर कर रहा था कि फाइनेंस कमीशन ऐसे ऐसे रिकमेंडेशन देती है कि कितना कितना क्राइटेरिया डिवाइड होना चाहिए, कि इतना इतना % राज्य को मिले, इतना इतना सेंटर को मिले, केंद्र शासित प्रदेशों को मिले। ये सारी रिकमेंडेशन ना फाइनेंस कमीशन जो है वो करती है, और प्रेसिडेंट इसका गठन करते हैं हर एक 5 साल के अंदर। ठीक है, जैसे इसका गठन होता है या इसकी रिकमेंडेशन, जब तक वो फाइनेंस कमीशन लागू रहती है, फॉर एग्जाम्पल एक बात बताता हूँ, 2024 का यूपीएससी के इंटरव्यू तक जो फाइनेंस कमीशन अगर चल रही है ना, और भले ही वो 5th ईयर हो, मान लो आप यूपीएससी जो 2024 में जो दोगे प्रीलिम्स के अंदर बैठोगे, इंटरव्यू 2025 के अंदर होगा। अब मान लो जो फाइनेंस कमीशन है वो उसका 5th ईयर हो, वो लास्ट ही हो। अब आपको फाइनेंस कमीशन तो 4 साल पहले आई थी, 5 साल पहले आई थी, अभी तो नई बननी है, तो मेरे किस काम की? नहीं यार, वो फाइनेंस कमीशन अगर 1 साल पहले बनी थी, 3 साल पहले बनी थी, 4 साल पहले बनी थी, लेकिन क्योंकि आप जब तक यूपीएससी दे रहे हो तब तक लेटेस्ट फाइनेंस कमीशन तो वही है, उसकी सारी रिकमेंडेशन आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, मिलेगा कहाँ से? डोंट वरी, मेंस 365 का जो मटेरियल आता है वो हर साल मेंशन करता है इसको, इस चीज़ को। लेकिन इसके अलावा भी हम स्टैटिक पोर्शन से इसको कवर करेंगे। हमारे लिए, हमारे पास नितिन सिंघानिया की बुक है, एंड गुड न्यूज़ ये है कि मेरे पास अब ये वाली बुक भी आ गई है, दिखाता हूँ मैं आपको। इसका 4th एडिशन रिसेंटली आया भी है, 2-4 दिन पहले। इसके अंदर कुछ नए चैप्टर्स गिवन हैं, तो जिसके पास अभी तक नहीं है वो लेटेस्ट एडिशन की तरफ ही जा रहा है, लेकिन जिसके पास है तो उसको ज़रूरत नहीं है। हाँ, इसके अंदर 3 चैप्टर्स बहुत प्यारे दे रखे हैं जो अभी नए आए हैं। यहाँ पर माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस के ऊपर, स्किल डेवलपमेंट के ऊपर, एंड टेक्नोलॉजी एंड फाइनेंस के ऊपर। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर है।
ठीक है, पैसों के साथ साथ ये जो टेक्नोलॉजी है और ये कैसे बढ़ेगी, क्योंकि अब एक इस ये चैप्टर एक बहुत अच्छा बात हाईलाइट करता है कि जो नया ज़माना है वहाँ पर सब कुछ ऑनलाइन होता है ना श्रेया। हमारा अब लोगों का जो पैसा है उनके साथ कितना स्कैम होता है, व्हाट्सएप पे कॉल्स आते हैं, चाइनीज़ बहुत सारे ऐप्स हैं जो कहते हैं डाउनलोड कर लो, और लोगों के अकाउंट जो हैं ब्लो हो जाते हैं। तो टेक्नोलॉजी एंड फाइनेंस की कैसे रिदम और सिंक बननी चाहिए वो चीज़ है। एंड जो भी इकोनॉमिक सर्वे एंड बजट है उससे कनेक्ट करते हुए आपको रेलिवेंट चैप्टर्स के अंदर वो सारा चीज़ें दे रखी हैं इस बुक के अंदर। तो जैसा कि हर साल ये अच्छी बुक होती है, इस साल भी काफ़ी दमदार बुक है ये, 4th एडिशन इसका। सो दिस इज डन। फाइनेंस कमीशन वाली बात मैंने आपको समझा दी। कुछ और पावर्स देखते हैं। डिप्लोमेटिक पावर, ये हो जाएगी 5th कैटेगरी, है ना। जो इंटरनेशनल ट्रीटीज़ हैं और जो एग्रीमेंट्स जो भी नेगोशिएट करती हैं हमारी देश की सरकार दूसरे देशों के सरकारों के साथ, उनके राष्ट्रपति के साथ, प्रधानमंत्रियों के साथ, दे आर नेगोशिएटेड एंड कंक्लूडेड ऑन बिहाफ ऑफ द प्रेसिडेंट। ये वाली बात पता है ना, अभी मैंने आपको ऊपर भी बताई थी कि इंटरनेशनल एग्रीमेंट्स प्रेसिडेंट के नाम पे ही वो बेसिकली साइन वाइन करे जाते हैं। लेकिन वो वाली बात अलग है, दे आर सब्जेक्ट टू द अप्रूवल ऑफ द पार्लियामेंट। ठीक है, मतलब वो प्रेसिडेंट के नाम पे ही बिहाफ पे ही करे जाएंगे, लेकिन पार्लियामेंट एक बार के लिए उनको अप्रूव ज़रूर करेगा। ठीक है, उसके बाद ही रिप्रेजेंट्स इंडिया, ही और शी रिप्रेजेंट्स इंडिया इन इंटरनेशनल फोरम एंड अफेयर्स। और ये डिप्लोमेट्स को, जैसे एम्बेसडर्स हो गए, हाई कमिश्नर्स हो गए, उनको रिसीव करते हैं, उनको भेजते हैं। ठीक है, इसलिए कभी कभार जो प्रेसिडेंट वगैरह है ना वो भी विजिट लगाते हैं दूसरी कंट्रीज़ में जाकर। ये इनकी कुछ डिप्लोमेटिक पावर है। दूसरी कंट्रीज़ के राजदूतों के साथ मिलना, राष्ट्रपति के साथ मिलना, दूसरी कंट्रीज़ के एंड प्रधानमंत्रियों के साथ मिलना, मुलाकात करना, कुछ इंपॉर्टेंट एग्रीमेंट्स वगैरह हैं वो साइन करना। ये नहीं भी जा पा रहे हैं खुद साइन करने, मैंने आपको बताया था, एक चीज़ बताई थी, डॉक्यूमेंट जो होंगे प्रधानमंत्री वगैरह यहाँ से साइन करवा कर ले जाते हैं, उस पर राष्ट्रपति के ही सिग्नेचर होते हैं। याद है श्रेया वो वाली बात, क्योंकि फर्स्ट सिटीजन ऑफ इंडिया के नाम पे ही सारे के सारे डिसीजन देश के लिए जाते हैं। ओके, नाम पे, मैंने बोला नाम पे, ठीक है, उनके सुझाव पे नहीं। वो क्या करना है, कैसे करना है, क्या चीज़ें साइन होनी क्या नहीं, वो प्रधानमंत्री और उनका मंत्रिमंडल अच्छे से देख लेता है। ठीक है, फिर बात करते हैं इनकी मिलिट्री पावर की। ये सुप्रीम कमांडर होते हैं हमारे देश में डिफेंस फोर्सेस के, आर्म फोर्सेस के। अपनी इस पावर का इस्तेमाल करते हुए जो तीनों आर्म फोर्सेस के जो चीफ्स होते हैं, चीफ ऑफ आर्मी, चीफ ऑफ नेवी एंड चीफ ऑफ एयरफोर्स, ये उनको अपॉइंट करते हैं। ही कैन डिक्लेयर वॉर एंड कंक्लूड पीस, बट दिस इज सब्जेक्ट टू द अप्रूवल ऑफ द पार्लियामेंट। ठीक है, ऐसा नहीं है कि मूड स्विंग हुआ राष्ट्रपति जी का, लेट्स स्टार्ट वर्ल्ड वॉर 3। ठीक है, अपने राष्ट्रपति भवन के जो कमरा है उसके बेड पे खड़े होके एकदम से आज तो चलो वॉर ही डिक्लेयर कर देना है। किसी कंट्री के साथ हमारी नहीं पट रही और वॉर चल रहा है, अभी एकदम से बोले, कंट्री को एकदम से झुकना नहीं चाहिए ना, वो चीज़ें सरकार पार्लियामेंट वगैरह आराम से डिसाइड करते हैं। ये बोले लेट्स कंक्लूड पीस, तो अपनी पावर जो है ये थ्योरेटिकली अगर कोई राष्ट्रपति जैसे आए ना और वो सिर्फ लक्ष्मीकांत पढ़ के पहुंच जाए और पावर्स को एंजॉय ऐसे करने लगे, तो फिर तो उसका काम हो जाएगा, क्योंकि उसके बंद कमरे के अंदर जो उसको गालियां दी जाएंगी ना, तो वो उससे कभी मूव ऑन नहीं कर पाएगा। और गालियां कौन देगा? पीएम एंड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। तो ऐसा नहीं है कि ये लिखा हुआ ना ही कैन डिक्लेयर वॉर वगैरह, अब वो एकदम से ऐसे थोड़ी ना कि ज़्यादा न्यूज़ पे आकर वो टीवी पे आके अनाउंस कर देंगे कि इंडिया इज़ फुली प्रिपेयर्ड टू वेज वॉर एंड विल लीड द कमांड इन द थर्ड वर्ल्ड वॉर। ठीक है, ना कोई स्थिति है ना कोई परिस्थिति है, एकदम से इन्होंने वो डिक्लेयर कर दिया, ऐसा नहीं। ठीक है, धज्जियां उड़ा के रख देगा पार्लियामेंट इनकी। अगला, इमरजेंसी पावर्स। जल्दी बताओ हमारे देश में कौन सी 3 तरह की इमरजेंसी रखती है?
नेशनल इमरजेंसी, स्टेट इमरजेंसी एंड, ठीक है, आर्टिकल बताओ जल्दी फटाफट। ठीक, 350 फॉर स्टेट इमरजेंसी एंड 3 सुगंधा, आर्टिकल 360 कब लगा था हमारे देश में? आर्टिकल 360 हमारे देश में कब लगा था, फाइनेंशियल इमरजेंसी? नहीं, कब लगा था लास्ट टाइम? फाइनेंशियल इमरजेंसी नहीं लगी है हमारे देश में कभी आज तक, ठीक है। हाँ, तो इमरजेंसी पावर इन एडिशन टू द नॉर्मल पावर्स जो कि ऊपर गिवन है, कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पावर्स भी देता है प्रेसिडेंट को, ताकि वो डील कर सकें 3 तरह की इमरजेंसीज के साथ। और ये इमरजेंसी के चैप्टर में आपको बहुत अच्छे से बताया जाएगा, लक्ष्मीकांत का एक डेडिकेटेड चैप्टर है इस टॉपिक के ऊपर। तो नेशनल इमरजेंसी आर्टिकल 352, प्रेसिडेंट्स रूल आर्टिकल 356। एक और चीज़ इसके अंदर होती है, जैसे आप ये लिख रहे हो ना 356, इसको इधर ले जाओ, इसको इधर ले जाओ, 365। डिफरेंस बताऊंगा इसके बीच में, आज तक मैंने आपको अभी बताया नहीं है, आने दो चैप्टर हम डेडिकेटेड तरीके से बात करेंगे। एंड फाइनेंशियल इमरजेंसी आर्टिकल 360, ठीक है। वो ये कह रहे हैं चैप्टर 16 के अंदर इस चीज़ को देखेंगे हम बाद में, कोई टेंशन नहीं है। सारी की सारी पावर्स ख़त्म, ठीक है ना, कुछ रह तो नहीं गई। इमरजेंसी, मिलिट्री, डिप्लोमेटिक, जुडिशियल, फाइनेंशियल, लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव, क्योंकि हमने ऑर्डर में नहीं करी है इस वजह से बस मैं क्रॉस चेक कर रहा था इसको, मैंने सिस्टमेटिक वे में करवाई है। ज़रूरी नहीं है जो लक्ष्मीकांत का ऑर्डर है वो क्लियर हो, क्योंकि कोई भी चीज़ की शुरुआत हम जानते हैं सर लेजिस्लेटिव से ही शुरू होती है, इसने शुरुआत ही एग्जीक्यूटिव से कर रखी है, ठीक है। तो इस डिस्कशन में दोस्तों फिलहाल इतना ही। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।